हेलो एवरीवन, मैं मुकेश सिंह राजपुरोहित आप सबका वेलकम करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने टेंस का एक जो इंडेफिनाइट का पार्ट था वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पार्ट। जैसे हमने देखा कि इंडेफिनाइट के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। हमने क्या किया था अब तक, प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या मैं कहूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सब का डिस्कशन किया था कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अंदर या तो प्रेजेंट फॉर्म कह दीजिए या बेस फॉर्म कह दीजिए या कह दीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सारे चीज़ों को यूज़ किया जा रहा था। अब हम कुछ एक कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अभी तक क्या था, इनडेफिनाइट टेंस था और उस इनडेफिनाइट टेंस के अंदर हम प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस जिनमें प्रेजेंट फॉर्म, बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एक छोटा सा थियोरिटिकल पार्ट है, फटाफट से साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, बहुत इजी सा काम है। पहली जो मैं कंडीशन बताने जा रहा हूं वो है मॉडल्स। हमेशा ध्यान में रखना, क्या कह रहे हैं कि मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है। क्या कहा हमने कि भाई मॉडल्स के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है। समझिएगा इस कंडीशन को कि बेयर इन्फिनिटिव्स क्या है और किस तरह की हम बात कर रहे हैं। देखिए, बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। प्लूरल केस में कभी भी सिंगुलर केस नहीं होगा, यानी एस या ईएस नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन इसके साथ ये भी समझिएगा कि मॉडल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, हमेशा उसी केस का मॉडल आना है। अगर जैसे हम कह दें कि राम कैन, अब राम है तो भी कैन रहना है। अच्छा, अब उसके बाद की जो वर्ब है वो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव रहना है, यानी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और फर्स्ट फॉर्म में भी कैसा, प्लूरल केस रहेगा। कभी भी सिंगुलर केस का यूज नहीं किया जाएगा, हमेशा स्पीक ही आना है। राम कैन स्पीक इंग्लिश। अगर इन केस आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल आ जाए, राम एंड श्याम कैन, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहनी है, प्लूरल ही रहे, सिंगुलर ही रहना है, कैन ही, ठीक है। और स्पीक भी सेम ही रहना है। नॉर्मली क्या होता है वर्ब्स के साथ में कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मॉडल्स के बाद में हमने कह दिया कि बेयर इन्फिनिटिव लगेगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता है, यानी इन केस आपके स्टेटमेंट का सब्जेक्ट जो है बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो भी कैन लगना है, तो भी स्पीक ही लगना है। कि भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भी क्या लगना है, स्पीक ही लगना है, कैन ही लगना है। और अगर सब्जेक्ट राम एंड श्याम एक से ज़्यादा लोग हो गए यानी प्लूरल हो गए तो भी क्या आना है, कैन ही आना है, तो भी क्या आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाना है। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, मॉडल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरी कंडीशन हमने क्या कह दी कि मॉडल्स के बाद में हमेशा किसका यूज किया जाता है, मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। पहली कंडीशन क्लियर हुई। क्या कहा कि मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है। चलिए अगली कंडीशन समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूं डू, डज और डिड, इनके बाद भी सेम है।
जब कभी भी स्टेटमेंट के अंदर डू, डज और डिड आ जाए उनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। वही बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस केस की, प्लूरल केस की आएगी। क्या कहा कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है। मॉडल्स के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव, डू डज डिड के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव। जैसे देखिए डू डज डिड का यूज क्यों किया जाता है, एक तो यूज किया जाता है सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए, दूसरा इसका यूज किया जाता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, तीसरा इसका यूज किया जाता है सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए। एम्फेटिक वर्ब की तरह इसका स्टेट यूज किया जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी, यानी डू डज डिड पॉजिटिव में भी आते हैं, नेगेटिव में भी आते हैं, इंटरोगेटिव में भी आते हैं। डू किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आ रहा है। डज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ में। आई के साथ ध्यान रखिएगा डू लगता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं राम, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या आएगा, डज नॉट वांट टू प्ले, कि भाई राम जो है वो क्रिकेट खेलना नहीं चाहता है। राम डज नॉट वांट टू प्ले क्रिकेट। अच्छा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता आई डू नॉट, ये तो चेंज हो रही है बेटा, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव यानी एग्जैक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी। कभी भी इसका सिंगुलर प्लूरल आईएनजी आपको कुछ भी नहीं बनाना है। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू डज में तो क्या हो गया, सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल था, प्लूरल आ गया, लेकिन यहाँ इसके बाद में हमेशा एग्जैक्ट फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल केस में आएगी। ये तो क्या था, सेंटेंस को हम नेगेटिव बना रहे थे, इंटरोगेटिव बनाना होता तो डू या डज जो है वो स्टेटमेंट में बाहर आ जाते, सब्जेक्ट से पहले आ जाते। यहाँ मैंने एक नई चीज़ लिखी है आपके लिए, वो मैंने लिखी है एम्फेटिक वर्ब। इसको समझ लीजिएगा, हल्का सा काम है कि डू, डज और डिड का यूज़ एम्फेटिक वर्ब्स की तरह भी किया जाता है। नॉर्मली तो इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो या सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना हो, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट में एम्फेटिक वर्ब की तरह इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे कहना है, किसी भी चीज़ पर स्ट्रेस देना है, जोर देना है कि भाई मैं चाय पीता तो हूँ लेकिन अभी इच्छा नहीं है, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं होता है, मैं खेलता तो हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे थे, एम्फेटिक थे, स्ट्रेस थे। मैंने क्या कहा कि मैं चाय पीता तो हूँ, क्या लिखा, चाय पीता तो हूँ, यानी मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि भाई मैं ये काम करता तो हूँ। इन्हीं स्ट्रेस के लिए, इन्हीं चीज़ों पर जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, एम्फेटिक वर्ब्स का यूज़ करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट के अंदर। आई डू टेक टी, देखिए इनके बाद में भी यही आएगा, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आएगा कि भाई मैं चाय पीता तो हूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर होता ही डज टेक टी, वह चाय पीता तो है, ठीक है। सब्जेक्ट स्टेटमेंट पास्ट में होता, मैं चाय पीता तो था, आई डिड टेक टी। यानी यहाँ पर डू डज डिड का यूज़ क्यों किया गया है, इनका यूज़ किया गया है स्ट्रेस देने के लिए, ना कि सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए। यहाँ क्यों यूज़ किया गया, नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे अगर यहाँ मैं डू को बाहर लिख दूँ, डू यू वॉन्ट टू प्ले, यहाँ पर हमने क्यों यूज़ कर लिया इसको, इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, डू डज का यूज़ किस लिए किया जाता है, सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी इनका यूज़ किया जा सकता है, किस लिए, सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, किसी भी चीज़ पर स्ट्रेस देने के लिए, जोर देना हो, तब भी हम एम्फेटिक वर्ब्स डू, डज और डिड का यूज़ कर सकते हैं। डू डज प्रेजेंट में आ जाएगी और डिड जो है वो पास्ट में आ जाएगा, लेकिन इनके बाद भी क्या आएगा, बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज़ किया जाएगा। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है कि मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या यूज़ किए जाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज़ किया जाता है, और एम्फेटिक वर्ब के बाद में हमेशा डू डज डिड का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गई
कि आपको क्या करना है, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो मॉडल्स का केस हो गया और दूसरा डू डज डिड का केस हो गया। तीसरे जो चीज है समझने लायक वो समझिएगा। यहां हम बात कर रहे हैं बेटा इस बार इंपेरेटिव स्टेटमेंट की। क्या बात कर रहे हैं? इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। देखिए इंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या होते हैं, हिंदी में आप कह सकते हैं बेसिकली भावात्मक वाक्य। किस तरीके के भाव हो सकते हैं? रिक्वेस्ट से रिलेटेड, अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट शो करनी हो वो आपका भाव हो सकता है। एडवाइस शो करनी हो, सलाह देनी हो, ठीक है, वो हो सकता है। आपको ऑर्डर देना हो किसी भी चीज़ के लिए, आपको कमांड करना हो, ये सारे के सारे क्या है आपके भाव है। किसी भी चीज़ के लिए मनाही करनी हो, ये सब के सब आपके इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। इन इंपेरेटिव स्टेटमेंट की क्वालिटी क्या होती है कि इनमें सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग रहता है। सब्जेक्ट मिसिंग रहता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? वो हमेशा आपके वर्ब से स्टार्ट होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा इसके अंदर? सब्जेक्ट हमेशा मिसिंग रहेगा। किससे स्टार्ट होगा? हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, ये ध्यान में रखना। और वो वर्ब भी कैसी होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, कभी भी एस या ईएस जो है वो नहीं लगेगा। क्या कहा कि इंपेरेटिव जो स्टेटमेंट है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। यानी कहीं पर भी आपको इंपेरेटिव स्टेटमेंट के लिए फिल इन द ब्लैंक मिल जाए, ध्यान में रखना वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे अगर मैं कह दूं डू नॉट इंसल्ट द पुअर, कि गरीबों की इंसल्ट मत करें, ठीक है, ये हम क्या कह सकते हैं? एक एडवाइस है, सजेशन है। डू नॉट आ गया, उसके बाद में देखिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, कभी भी एस या ईएस नहीं आएगा। जैसे अगर मैं कह दूं प्लीज कीप क्वाइट, अब भी देखिए बेटा वर्ब क्या आ रही है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आ रही है, प्लीज कीप क्वाइट। अगर मैं कह दूं स्टडी रेगुलरली, रोज पढ़ाई करो, एक एडवाइस दे रहा हूं आपको, एडवाइस दे रहा हूं, यानी वर्ब के स्टार्टिंग देखिए, स्टेटमेंट की स्टार्टिंग किससे हो रही है? आपके वर्ब से ही हो रही है। तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, प्लीज कीप क्वाइट, स्टडी रेगुलरली, दरवाजा बंद कर दीजिए या दरवाजा खोल दीजिए, ओपन द डोर, किससे स्टार्ट हो रहा है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। गो अहेड, सीधे चलते रहो, किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एडवाइस हो गई कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स है बेटा, ये हमेशा किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। तो इंपेरेटिव स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही वर्ब दी हुई होती है और वो वर्ब हमेशा क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट फॉर्म ही आती है? समझिएगा सिचुएशन को। अगर मुझे ये कहना है कि भाई मुझे पेन दे दो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं किसको कहूँगा? जो इंसान मेरे सामने उपस्थित है, जो इंसान लिसनर है, उसे ही तो कहूँगा। भाई जो सुन ही नहीं रहा है उसे तो नहीं कहूँगा। किसे कहा जाएगा? जो लिसनर होगा, यानी सेकंड पर्सन मैं कह सकता हूँ। भाई फर्स्ट पर्सन तो मैं बोलने वाला हो गया, फिर उसके बाद में बचता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये सेकंड पर्सन क्या होता है? लिसनर होते हैं। थर्ड पर्सन से मैं नहीं कहूँगा कि भाई गेट बंद कर दो, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा, तो वो कैसे बंद कर देगा? गेट कौन बंद करेगा? जो सुन रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, ये कह सकते हैं आपके वर्केटिव केस का प्रोनाउन हो गया, एड्रेस किया जाता है कि भाई यू कीप क्वाइट, तुम चुप रहो, यू ओपन द डोर, तुम गेट खोलो। समझ गए बात को? तो यहां पे हमेशा वर्केटिव केस है, यू रहता है वर्केटिव केस का प्रोनाउन जो है, तो उसे एड्रेस किया जाता है। और ये स्टेटमेंट हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो फर्स्ट टाइप हुआ इंपेरेटिव का। इंपेरेटिव भी दो तरीके हो गए, ये तो क्या हो गया? फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा जो टाइप होता है इंपेरेटिव का, वो होता है लेट। इंपेरेटिव स्टेटमेंट में हम लेट का भी यूज करते हैं।
तो यही आपको यहां पर भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि भाई लेट के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है? लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है भाई लेट के बाद? लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अच्छा, एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। क्या कहा कि लेट के बाद हमेशा किस केस के प्रोनाउंस आएंगे? लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस का मतलब समझिएगा। I, me, we, us, you, he, him, she, her, they, them, it, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। बेटा समझिएगा, इसमें जो स्टार्टिंग के वर्ड लिखे हैं, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली जो रो हमने लिखी है, ये तो होते हैं सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। यानी इनका यूज़ कैसे किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है एज अ सब्जेक्ट। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, इट। ये तो क्या है? सब्जेक्टिव केस। नीचे वाली जो रो है हमने वो जो लिखी है, ये इनका यूज किस लिए किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में। यानी ये हमेशा क्या काम करते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जब भी स्टेटमेंट में लेट आ गया, जब तक कॉमा से, किसी कंजंक्शन से या कहीं फुल स्टॉप नहीं आ जाए, समझ रहे हो बात को, कि भाई सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कोई कॉमा आ गई, अब सेंटेंस अलग हो गया, किसी कंजंक्शन का यूज कर लिया, अब सेंटेंस अलग हो गया, फुल स्टॉप लग गया, ये चीज़ें नहीं आ जाती, उससे तब तक क्या रखना है? जितने भी प्रोनाउंस आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, ये कभी भी नहीं आने चाहिए। दूसरी चीज़, तब तक हमेशा क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव आएगा। यानी क्या आएगा? एग्जैक्ट फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना। क्या कहा हमने? दैट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे, लेट मी प्ले क्रिकेट, तो देखिए क्या है, ये आपका लेट रहा। उसके बाद में देखिए प्रोनाउन आया है। अभी आपको बताया था प्रोनाउन किस केस का होगा? प्रोनाउन हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव केस का होगा। और उसके बाद में देखिए एक वर्ब आई है। वर्ब आपको बताई थी, वो हमेशा किस फॉर्म में होगी? बेयर इन्फिनिटिव की फॉर्म में होगी। यहाँ सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई मी के साथ भी क्या आया है? प्ले आया है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो क्या ध्यान में रखना है? हिम किस केस का प्रोनाउन हो गया? हिम हो गया आपके ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक है। दूसरी चीज, वर्ब कैसी आ गई? बेयर इन्फिनिटिव। अब देखो यहाँ पे हिम है तो भी प्ले है, मी है तो भी क्या है? प्ले है। अगर मैं चाहूँ इसमें प्लूरल डाल दूँ, लेट देम प्ले क्रिकेट, ही, आई, शी, दे, ये तो कभी आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आएंगे क्या? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आते हैं, सब्जेक्टिव केस के नहीं आएंगे। लेकिन वर्ब कैसी आएगी? बेयर इन्फिनिटिव आएगी। यानी सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान में रखना। क्या कहा
कि लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। अगली चीज़ समझिएगा, अगर मैं इनका पैसिव बनाता हूँ, समझिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इन स्टेटमेंट का पैसिव बनाया जाता है तो पैसिव के अंदर एक बेसिक चीज़ क्या है, आप सबको पता होगा कि पैसिव के अंदर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और साथ में किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई भी स्टेटमेंट जो है वो पैसिव का होगा तो उसकी वर्ब जो है वो किस कैटेगरी की होगी, वर्ब जो है वो इस कैटेगरी की होगी कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। अच्छा, अब यहाँ देखिए पैसिव कह रहा है कि थर्ड फॉर्म और लेट कह रहा है कि फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, दूसरी चीज़, पैसिव का स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से। भाई एक्टिव का किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से। और पैसिव का स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होता है, पैसिव का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से, एक्टिव का स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। मैं उसका पैसिव बनाता हूं तो मैंने एक बार लेट को तो लेट ही छोड़ दिया। लेट क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये लीजिए क्रिकेट। अब बाय मी है, देखिए एक्टिव में भी बाय मी ही रहेगा, पैसिव में भी बाय मी ही रहेगा, कभी भी आई नहीं आएगा। लेट आ गया मतलब प्रोनाउन किस केस का आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही आएगा। कभी भी लेट के बाद में आई, ही, शी, दे, वी इनका यूज नहीं किया जाएगा। लेट के बाद क्या आ सकते हैं, मी आ सकता है, अस आ सकता है, यू आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है और इट यानी ऑब्जेक्टिव केस ही आना है। अब समझिए बाय मी आ गया, बाय आए नहीं आएगा। अब ये मैंने स्पेस छोड़ा है वर्ब के लिए, ठीक है, और आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिया हुआ है प्ले और यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है ए ऑप्शन प्ले, बी ऑप्शन प्लेज, सी ऑप्शन प्लेड, डी ऑप्शन बी प्लेड। क्या आ जाएगा भाई चारों में से, देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, क्रिकेट किसी सब्जेक्ट का काम तो नहीं कर सकता। भाई सब्जेक्ट क्या होते हैं, काम करने वाले, और काम क्या हो रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो क्रिकेट कोई काम कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। अगर काम नहीं कर सकता है यानी ये तो क्लियर है, क्या क्लियर है कि क्रिकेट जो है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी स्टेटमेंट किस कैटेगरी का है, स्टेटमेंट आपकी पैसिव कैटेगरी का है। ये क्लियर हो गया कि भाई ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी स्टेटमेंट किस कैटेगरी का है, पैसिव की कैटेगरी का है। पैसिव में क्या कहता है, थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब। लेट क्या कहता है, फर्स्ट फॉर्म। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का यूज किया जाए और उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगा दी जाए। समझ गए बात को। तो देखो क्या हुआ, लेट के साथ तो क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म बी, ये तो हो गई लेट की कंडीशन। और पैसिव क्या कहता है, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गया, पैसिव हो गया कि भाई लेट के बाद में बी आ गया, वो तो लेट की कंडीशन हो गई। और पैसिव कहता है कि थर्ड फॉर्म और बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आने चाहिए, तो बी और थर्ड फॉर्म लगा दी। यानी लेट का जब भी पैसिव बनाओ क्या ध्यान में रखना है, बी के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। प्रोनाउन किस केस का रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस का ही रहेगा। चाहे स्टेटमेंट जो है एक्टिव का हो, चाहे स्टेटमेंट जो है पैसिव का हो, हमेशा क्या रहना है, यही रहना है। क्लियर हो गई बात ये। चलिए अगली कंडीशन समझते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है। हमने लिखा प्रेपोजिशंस। आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में एक एक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। तो बात आती है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस का यूज क्यों किया जाता है कि कोई भी एक जो सेंटेंस है
उसके साथ क्या ऐड करना है, नाउन या फिर क्या ऐड करना है, प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करना हो तब हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। क्या कहा कि प्रेपोजिशंस क्यों आते हैं, नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करने के लिए प्रेपोजिशंस का यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अब हम कई बार पढ़ते आए हैं कि टू एक प्रेपोजिशन है कि टू के बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी प्रेपोजिशंस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये क्या है कि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी या नहीं आएगी और प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी या नहीं। तो पहली चीज समझिएगा, गौर कीजिएगा, हमने अभी क्लियर लिखा है, क्या लिखा है बेटा, कि प्रेपोजिशंस के बाद में नाउन या प्रोनाउन आते हैं, वर्ब नहीं आती है। इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा भाई। पहली चीज हमने क्या क्लियर कर दी कि प्रेपोजिशंस के बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है, वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है। यानी प्रेपोजिशंस के बाद में नाउन या प्रोनाउन आती है, वर्ब नहीं आती है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब बात है कि तो सर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है। आपको याद होगा हमने दो पार्ट डिवाइड किए थे, एक फाइनाइट का, एक नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट के पार्ट में हमने कहा था कि ये वर्ब जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये क्या है, एक जिरंड है। और जिरंड मैंने बताया था क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है, वो क्या है, एक जिरंड है, वो एक क्या है, आपका नाउन है। इस चीज का ध्यान में रखना है कि प्रेपोजिशंस के बाद में अगर वर्ब की शकल का कुछ भी आएगा तो वो जिरंड आएगा, यानी आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी ये कंडीशन आएगी। भाई क्या कहा कि प्रेपोजिशंस के बाद में वर्ब नहीं लगती है, नाउन का यूज किया जाता है। तो फिर कहा था कि सर वो वर्ब की शकल जैसा आईएनजी वो क्या है बेटा, जिरंड है, वो क्या है, एक नाउन है। तो प्रेपोजिशंस के बाद में हमेशा आईएनजी आएगी। जैसे भाई फॉर है तो फॉर इनवाइटिंग आएगा, फॉर इनवाइट कभी भी नहीं आएगा। फॉर रनिंग आएगा, दौड़ने के लिए जाता है तो फॉर रनिंग आएगा, कभी भी रन, रैन ऐसी कोई भी फॉर्म नहीं आएगी। क्यों, अब आपसे पूछ भी ले किसी भी एग्जाम में, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या है बेटा जी, ये है आपका नाउन। क्या है ये है आपका जिरंड, आपका एक नाउन, न कि कोई वर्ब। तो प्रेपोजिशंस के बाद में वर्ब आती ही नहीं है, आईएनजी फॉर्म तो छोड़ो, वो क्या है, जिरंड है, वर्ब की तरह दिखाई देते हैं। इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान में रखना है कि अगर प्रेपोजिशंस के बाद में कुछ आएगा तो वो क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी वो क्या होगा, जिरंड होगा, वो क्या होगा, नाउन होगा, वो वर्ब नहीं होगी। इस चीज का ध्यान में रखना है। तो फिर बात है सर ये क्या है, तो इस कंसेप्ट को भी समझ लीजिए। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रेपोजिशंस के बाद में क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी जिरंड आते हैं, नाउन आते हैं, वर्ब नहीं आती है। टू जो है देखिएगा, टू के बाद में आप बचपन से पढ़ते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अब टू के बाद अभी मैंने कहा कि प्रेपोजिशन है तो क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। कि भाई टू के बाद में या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या आईएनजी। बचपन से ये पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं कि फर्स्ट फॉर्म आती है, और अभी मैंने कहा कि प्रेपोजिशंस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो इस कंसेप्ट को समझिएगा, ये जो फर्स्ट फॉर्म वाला केस है ये तो इन्फिनिटिव है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। ये क्या है बेटा, इन्फिनिटिव है, ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है। और यहां पे टू के बाद में जो आईएनजी आ रहा है ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। समझ गए बात को। जैसे अगर मैं ये लिख दो सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा कौन सा सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है
वो गलत है। पहला मैंने लिखा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और दूसरा मैंने लिखा आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। पहला क्या लिखा, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और दूसरा क्या लिखा, आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए इस टू के बाद में तो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म। इस टू के बाद में मैंने क्या लिखा है, आईएनजी फॉर्म। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, जल्दी से बता दीजिए कि टू प्ले आएगा या टू प्लेइंग आएगा, जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, टू प्ले या टू प्लेइंग। देखिए फर्क बताता हूं, पहला है वो भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि वो क्या है, इन्फिनिटिव है। दूसरा है वो भी सही है क्योंकि ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो अब आया कि सर हमें क्या, अब हाँ ये चीज ध्यान रखो कि टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, टू के बाद एस या ईएस नहीं आएगा। टू के बाद या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, या टू के बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी, वो क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा। तो आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेपोजिशन है या इन्फिनिटिव है। समझिएगा बात को, ये तो देखो क्या कर रहा है, एक वर्ब को दूसरी वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहा है कि भाई एक वर्ब को दूसरी वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहा है, वर्ब को वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहा है, यानी प्रेपोजिशन तो नहीं है। प्रेपोजिशन क्या करता है, नाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करता है। क्या कहा कि प्रेपोजिशन नाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करता है। दूसरा देखो पूरा सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव। मैं आदि था, आदतन था, इसके बाद में ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन, किस चीज का आदि था, क्रिकेट खेलने का, प्लेइंग क्रिकेट, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म। समझ गए बात को, आई वॉज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। अब ये यूज्ड क्यों लगा, आदतन के लिए। जैसे मैं कह दूं आई वॉज हैबिचुअल, अब आई बात समझ में, मैं हैबिचुअल था, मैं आदतन था, मुझे आदत थी किस चीज की, टू प्लेइंग क्रिकेट। आई वॉज हैबिचुअल टू प्लेइंग क्रिकेट। आगे बात समझ में। तो ये यूज्ड जो है वो एक क्वालिटी है, आदत है, एक एडजेक्टिव है, उसके बाद में वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये आईएनजी, और ये टू क्या कर रहा है, दो वर्ब्स को कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है, इन्फिनिटिव है। आई बात समझ में। ये फर्क होता है इन्फिनिटिव और टू प्रेपोजिशन के अंदर कि टू प्रेपोजिशन तो क्या करेगा, नाउन को सेंटेंस के साथ ऐड करेगा, और आपका वो जो दूसरा वर्ड है वो क्या करेगा भाई, एक तो इन्फिनिटिव हो गया, वो तो वर्ब को वर्ब के साथ कनेक्ट कर रहा है, और ये एक दूसरा आपका क्या हो गया, ये टू आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो गया जो नाउन को सेंटेंस के साथ ऐड कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेपोजिशंस के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेपोजिशंस के बाद में क्या आते हैं, जिरंड आते हैं। वर्ब की शकल के क्या आते हैं भाई, जिरंड आते हैं, और जिरंड क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इंपेरेटिव बता दिया, प्रेपोजिशंस बता दिया, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या बात कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये जितने भी आपके विश से रिलेटेड हो गए, प्रे से रिलेटेड हो गए, कर्ज से रिलेटेड हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, श्राप देना। जैसे अगर कह दें, ये देखिए ये स्टार्ट हमेशा किससे होंगे, मे से स्टार्ट होंगे, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, मे मॉडल है, मॉडल के बाद क्या आते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, यानी एग्जैक्ट फर्स्ट फॉर्म। तो हमने कह दिया मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे।
भगवान आपको ब्लेसिंग्स प्रदान करें। और साथ साथ में ये भी कह दिया मे यू गो टू हेल, बर्बाद हो जाओ, श्राप दे दिया। समझ गए बात को? तो किसी भी तरह का स्टेटमेंट हो, ये किसके कारण आ रहे हैं? मॉडल्स के कारण आ रहे हैं। लेकिन कई बार सीधे आ जाते हैं, सीधा ही लिख दे गो टू हेल, गो टू डॉग्स, गॉड ब्लेस यू। अब गॉड ब्लेसेस यू नहीं, गॉड ब्लेस यू, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या कहा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो, मॉडल्स के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा। इनका यूज किस लिए किया जाता है? विश शो करनी हो, प्रे शो करना हो या कर्ज शो करना हो, वहां हम यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, सीधा दे दे तो भी आपको ध्यान में रखना। तो इंपेरेटिव हो गए और ऑप्टेटिव हो गए। इनमें हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाता है। ये अपने को क्या करना है बेटा? ध्यान में रखना है। अगली चीज समझिएगा। देखो अगली चीज क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट लिखता हूं, बताइएगा कि क्या आएगा। यू हैड बेटर नाउ लीव, लीव्स, लेफ्ट, living. You had better leave now, you had better left now, you had better leaves now, you had better living now. क्या आ जाएगा इन चारों ऑप्शंस में से? You had better leave now, left now, leaves now और living now, चारों में से क्या करना है? देखो नॉर्मली आप ये पढ़ते आए हो कि सर हैज़, हैव और हैड ये परफेक्ट में यूज़ होते हैं और उनके बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जा सकता है। तो हो सकता है आप में से अधिकांश लोगों ने लेफ्ट का यूज़ किया हो और वो बिल्कुल गलत है। क्यों करते हैं हम? जल्दबाजी में, स्टेटमेंट को पूरा नहीं देखते। ये तो हालांकि बहुत छोटा सा स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को पूरा नहीं देखते हैं, हमें ये लगता है कि हमें पता है और जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन पर टिक कर देते हैं। ठीक है, देखो लीव्स तो आना ही नहीं है, लिविंग तो आना ही नहीं है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है। आपको ध्यान में रखना है यहां परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होके प्रेफरेंस का यूज हो रहा है। प्राथमिकता देनी है कि भाई अब तुम्हें चलना चाहिए, प्रेफरेंसेस का। जब भी बात प्रेफरेंस देने की जाए, इनके लिए कुछ एक वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भाई जब भी बात प्रेफरेंस के लिए किया जाए तो कुछ एक वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं हैड बेटर, वुड बेटर, हैड सूनर, वुड सूनर। वुड का तो वैसे ही क्लियर हो गया, मॉडल है। हैड रादर एंड द लास्ट वन इज वुड रादर। इनके बाद हमेशा बेटा बेयर इन्फिनेटिव्स लगेंगे, क्योंकि इनका यूज किस लिए किया जाता है? प्रेफरेंस देने के लिए किया जाता है, प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है। यानी इनके बाद हमेशा क्या आनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट चाहे आपका प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू है तो भी यही आएगा। अगर शी है, शी हैड बेटर गो होम, उसे घर चले जाना चाहिए। अब यहां पे आप गॉन का यूज नहीं करेंगे। तो जब कभी भी हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड सूनर या वुड रादर का यूज किया जाए, उसके बाद में हमेशा किसका यूज किया जाएगा?
बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हुई बात। एक लास्ट कंडीशन और लिखवा देता हूं। अगले कंडीशन लिखिएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा हमने? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए कंसेप्ट हम थोड़ा सा उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम कैसे कर रहे हैं भाई? एडवर्ब मैंने बताया था किसके अकॉर्डिंग लगता है, जैसी वर्ब होती है वैसे एडवर्ब्स आते हैं, और हम करते क्या है, एडवर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बारंबारता, बार बार, बार बार, यानी जो काम रिपीट होते हो, और रिपीटेड काम्स के लिए हम क्या करते हैं? इनडेफिनाइट टेंस का यूज करते। क्या कहा कि रिपीटेड जो एक्शंस हैं, रिपीटेड जो एक्टिविटीज हैं, बार बार जो काम रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं? इनडेफिनाइट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं यूजुअली, सामान्यतः ऐसा होता है, ऑफ्टन हो गया, नॉर्मली हो गया, डेली हो गया, ऑलवेज हो गया। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। बार बार, हमेशा ऐसा होता है, रोज ऐसा होता है, डेली ऐसा हो रहा है। ये रिपीटेशन को शो करता है। रिपीटेशन मतलब इंडेफिनाइट टेंस। तो नॉर्मली हम यही कह सकते हैं कि इनके बाद में भी प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया था। यहां मैंने प्रेजेंट फॉर्म लिखी है, बेयर इन्फिनेटिव नहीं लिखा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है तो इन पे भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कह दे ही ऑलवेज गेट्स अप। अब हमने बारंबारता शो करने के लिए क्या किया है? ऑलवेज का यूज किया है, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वह हमेशा सुबह जल्दी उठता है। ये उसका रोज का काम है, ऐसा काम बार बार हो रहा है, ये काम रोज हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीटेशन को शो करते हैं, और उस रिपीटेशन के कारण इनडेफिनाइट टेंस लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात कि क्या कहा? रिपीटेड एक्शंस या रिपीटेड एक्टिविटीज के कारण हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। तो ये कुछ एक कंडीशंस हमने पढ़ी थी, जहां प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेटा कहें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। जिसमें सबसे पहला केस हमने पढ़ा मॉडल्स, कि मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या आएगा? बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाएगा, और मॉडल्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता है। यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो कह नहीं रहना, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो कह नहीं रहना। इनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाएगा। फिर कहा कि डू डज डिड का यूज नॉर्मली सेंटेंस को नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। तो उनमें भी हमेशा बेयर इन्फिनेटिव यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, डू डज पर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद में आने वाली वर्ब पर फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर कहा कि डू डज डिड का यूज क्यों किया जाता है? एम्फेटिक, स्ट्रेस देना कि भाई ये काम मैं करता तो हूं, चाय पीता तो हूं लेकिन अभी इच्छा नहीं, आई डू टेक टी बट नॉट नाउ। ठीक है, ऐसे केसेस में हम इनका यूज करते हैं। फिर इंपेरेटिव, भावात्मक वाक्यों को पढ़ा, प्लीज, काइंडली, डोंट, नेवर, इनसे स्टार्ट होने वाले, इनके बाद में भी हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज किया जाएगा। फिर हमने बात की लेट, कि लेट के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस का यूज किया जाएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। पैसिव में इसके साथ हम क्या कर देंगे? बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। फिर हमने बात की प्रेपोजिशंस। नॉर्मली यहां दिक्कत आती है कि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी या आईएनजी। बाकी जितने भी प्रेपोजिशन है उनके बाद में आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड आएगा, नाउन आएगा, वर्ब नहीं आती है। टू में दिक्कत क्या है कि टू जो है इन्फिनेटिव का भी काम करता है और प्रेपोजिशन का भी काम करता है। अगर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है तब तो क्या आनी है? फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेपोजिशन का काम कर रहा है आईएनजी। जैसे यहाँ इन्फिनेटिव का काम कर रहा था, प्ले ही आया, फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कोई एस या यस कुछ नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ एक एडजेक्टिव है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी यानी जिरंड आएगा, नाउन आएगा, ये ध्यान में रखना। फिर हमने ऑपरेटिव स्टेटमेंट की बात की। मे के कारण ऑब्वियस सी बात है बेयर इन्फिनेटिव आएगा, और मे नहीं दे, सीधा दे दे तो भी आपको बेयर इन्फिनेटिव्स का यूज करना है। फिर हमने बात की प्रेफरेंस की, कि प्रेफरेंस देना हो
हैड बेटर, वुड बेटर, हैड सूनर, वुड सूनर, हैड रादर, वुड रादर, इनके बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर हमने लास्ट केस जो पढ़ा वो क्या केस पढ़ा था आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, रिपीटेशन, और रिपीटेशन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज किया जाएगा। ये क्या करना है अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया प्रेजेंट इंडेफिनाइट और उससे रिलेटेड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कि किस किस केस में कैसी कैसी वर्ब का यूज किया जा सकता है। अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनाइट और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट, इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिक ये 5-6 स्ट्रक्चर्स ही हैं जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।